अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हमारे थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है, इट इज़ थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर 9 इन ग्रिफिथ थर्ड एडिशन। टॉपिक का नाम है बाउंड्री कंडीशंस, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक वेव लेंगे अपनी, ठीक है, सर्टेन मीडिया में, और उस वेव को जो है हम उसका बिहेवियर देखेंगे व्हेन द मीडिया विल बी चेंज्ड। अब ईजीएस्ट एग्जांपल इसकी ये है कि हम मीडियम जो है वो स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में मैं एक वेव जनरेट कर लूँगी और फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं स्ट्रिंग को चेंज कर लूँगी और मैं देखूँगी कि जो मेरी वेव थी इनिशियली जिस स्ट्रिंग में मूव कर रही थी वो कैसे उस सेकेंड स्ट्रिंग से पास होती है और रिफ्लेक्ट होती है या क्या बिहेवियर शो करती है। आई बी looking the behavior of wave when the string is changed। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दो स्ट्रिंग्स लेंगे, ठीक है। एक स्ट्रिंग का हम मास पर यूनिट लेंथ एक लेंगे और दूसरी स्ट्रिंग का हम मास पर यूनिट लेंथ कुछ और लेंगे। लाइक μ1 फॉर वन मास will have one value and mu of the other string will have another value, ठीक है। और दोनों पे अगर मैंने वेव्स जनरेट करनी तो मैं क्या कर लूँगी, दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनको मैं कंबाइन कर दूँगी बाय टाइंग अ नॉट बिटवीन देम। मीन्स एक सिरा लिया मैंने स्ट्रिंग का, दूसरा सिरा लिया और दोनों को मैंने एक नॉट लगा ली। जब मैंने नॉट लगाया, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वहाँ से मैंने एक वेव जनरेट की। अब वेव मूव करेगी टुवर्ड्स द सेकेंड स्ट्रिंग। जैसे ही मूव करेगी टुवर्ड्स द सेकेंड स्ट्रिंग तो हम चेक करेंगे एट द पोजीशन ऑफ नॉट वेव कैसे बिहेव कर रही है। आप इसको यहाँ पे देख लो। सपोज़ मेरे पास ये एक स्ट्रिंग हो गई है और ये अनदर स्ट्रिंग हो गई है, ठीक है। नॉट जो मैंने अपना बनाया हुआ है उसको मैंने ऐसी जगह पे रख लिया है जहाँ पे मैं z की वैल्यू 0 ले रही हूँ। कंसिडर माई वेव इज़ मूविंग टूवर्ड z एक्सिस, ठीक है। जो वेव मैंने जनरेट कर ली है वो z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है और माई नॉट इज़ एट z इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, चूँकि इस स्ट्रिंग पे μ1 की एक वैल्यू है, यहाँ पे म्यू की कुछ और वैल्यू है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वेव की वो एक होगी और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वेव की वो अनदर होगी, ठीक है। कंसिडर करें कि ये वाली जो स्ट्रिंग है यहाँ पे मेरी वेलोसिटी है v1 विच इज़ इक्वल टू √t डिवाइडेड बाई μ1। t इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। जो सेकेंड स्ट्रिंग है यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज़ v2 एंड इट इज़ इक्वल टू √t divided by μ2। Again t is I have considered that the tension in the string is same। मतलब मैं यहाँ से जो पुल कर रही हूँ स्ट्रिंग को और वहाँ से जो पुल कर रही हूँ that force is same। tension in this both strings are same, ठीक है। जो मास पर यूनिट लेंथ है वो चूँकि दोनों स्ट्रिंग्स में डिफरेंट है, दैट इज़ वाई वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट होंगी। अब आप क्या करते हो, एक वेव जनरेट करते हो फर्स्ट स्ट्रिंग में। जब आप वेव जनरेट करोगे तो मैं उस वेव को इंसिडेंट वेव कंसिडर कर लूँगी, ठीक है। उसको मैं FIZT से रिप्रेजेंट करूँगी। आप कंसिडर करो लेफ़्ट साइड से वो स्ट्रिंग आ रही है, वो वेव आ रही है, ठीक है। और होते होते वो आपके पास स्ट्राइक करेगी नॉट को एट z इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो अ पार्ट ऑफ दिस वेव विल बी रिफ्लेक्टेड बैक along -z direction and a part of this wave will transmit to the second string at positive z axis, ठीक है। जैसे ही ये वेव इस नॉट को स्ट्राइक करेगी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट वेव है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, अगर इसको मैं FIZT से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये मेरे पास AI e⁻ k1z - ओमेगा t फॉर z इज़ लेस देन 0, मतलब इस साइड पे जो वेव है उसकी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने वेव ली आई हैव टेकन इट अ कॉम्प्लेक्स वेव, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक बार लगाया हुआ है, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी बार लगाया हुआ है। A1 इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट कॉम्प्लेक्स वेव, K1 इज़ द वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट वेव, Z आपके पास अलॉन्ग जिस एक्सिस आपकी वेव मूव कर रही है Z वो हो गया, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेव,
टी आपके पास आप किसी भी टाइम में जब इस वेव की मोशन को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। ये वेव मेरी जब इंसिडेंट हुई ऑन द नॉट तो इट हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। एक पार्ट जो है वापस रिफ्लेक्ट हो गया और एक पार्ट ट्रांसमिट हो गया। जो रिफ्लेक्ट हो गया उसकी वेलोसिटी v1 हो गई है, जो ट्रांसमिट हो गया उसकी वेलोसिटी आपके पास v2 हो गई है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड वेव को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, FRGT से रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। अगेन इसका सर्टन एम्पलीट्यूड होगा, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड इन e raised to power iota minus k1z minus omega t, बिकॉज दिस रिफ्लेक्टेड वेव इज मूविंग टुवर्ड नेगेटिव z एक्सिस, इसलिए मेरे पास यहाँ पे एक माइनस आ गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं हैं एंड दिस इज़ फॉर रीजन x इज लेस देन 0। ट्रांसमिटेड वेव को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, ft z of t इज इक्वल टू at e raised to power iota k2z माइनस ओमेगा टी, ठीक है। वेव नंबर हैज़ बीन चेंज्ड ओवर हियर क्योंकि आपके पास वेलोसिटी चेंज हो गई है, वेलोसिटी चेंज हो गई है तो आपके पास वेवलेंथ में चेंज आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका के चेंज हो जाएगा। तो अगर बिफोर द नॉट अगर आपके पास वेलोसिटीज़ v1 हैं तो आपके पास वेव नंबर भी k1 होगा। आफ्टर नॉट अगर आपके पास वेलोसिटीज़ v2 हैं, आप 2 से रिप्रेजेंट करो तो यहाँ पे वेव नंबर को भी आप 2 से रिप्रेजेंट करो। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है मेरे पास वेवलेंथ को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 2π/k से, ठीक है। और जो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है उसको मैं kv से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, vk से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ से मैं वेलोसिटी की वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ k/ω कर लो आप। अच्छा, अब मैं जो वेव नंबर के साथ मैं अपनी वेलोसिटीज़ को और अपने लेमडास को कैसे रिलेट करूँगी, ज़रा ये चेक करें। सपोज़ अगर मैं वेवलेंथ ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग और वेवलेंथ ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग का रेशो लेती हूँ ना, अगर दोनों का रेशो लेती हूँ तो λ1 चूँकि मेरे इधर आप 1 पुट कर लो तो 2π/k1 हो जाएगा। λ1 क्या है, 2π/k1 and λ2 will be equal to 2π/k2. 2π and 2π will be cancel out, so λ1/λ2 will be equal to k2 divided by k1, ठीक है। अब सिमिलरली आपके पास जो वेलोसिटीज़ होंगी उनको आप कैसे रिलेट करोगे, ये मैंने वेवलेंथ्स को वेव नंबर के साथ रिलेट कर लिया है। अब मैंने वेलोसिटीज़ को वेवलेंथ के साथ वेलोसिटीज़ को वेव नंबर्स के साथ रिलेट करना है। तो वेलोसिटी आप देखें, वेलोसिटी एंगुलर फ्रिक्वेंसीज kv और vk, ठीक है। तो v1 विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए v1 विल बी इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाय ओमेगा एंड v2 विल बी इक्वल टू k2 डिवाइड बाय ओमेगा। अच्छा, ओमेगा जो है ना एंगुलर वेलोसिटी, जिस नंबर ऑफ वेव्स जितने मैं जनरेट कर रही हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग में उतनी मेरे पास सेकेंड स्ट्रिंग में भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इट विल रिमेन कांस्टेंट इन बोथ द स्ट्रिंग्स, ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट फॉर बोथ द स्ट्रिंग्स। v1 मेरे पास हो जाए k1 डिवाइडेड बाय ओमेगा एंड v2 मेरे पास हो जाए k2 बाय ओमेगा। सो v1 विल बी इक्वल टू k1 डिवाइड बाय ओमेगा एंड v2 विल बी इक्वल टू k2 डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगास विल बी कैंसल आउट, तो आपके पास v1 डिवाइडेड बाय v2 विल बी इक्वल टू k1 डिवाइड बाय k2। ये आपकी वेवलेंथ्स जो हैं वो रिलेट हो गई हैं वेव नंबर के साथ और वेलोसिटीज़ आपकी रिलेट हो गई है विद वेव नंबर। अब आप इन दोनों इक्वेशन से ये जो मैंने वेलोसिटीज़ को और वेवलेंथ्स को रिलेट कर दी हैं वेव नंबर के साथ, इन तीनों को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। सपोज़ अगर λ1/λ2 है तो वो मेरे पास k2 डिवाइड बाई k1 होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू v2 डिवाइड बाई 1। इट मीन्स कि आपके पास जो वेवलेंथ्स हैं और वेव नंबर्स हैं इनकी आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है, जबकि वेवलेंथ्स और वेलोसिटीज़ जो हैं इनकी भी वेवलेंथ्स की वेव नंबर्स के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। देखिए यहाँ अगर λ1 है तो यहाँ λ2 है। सिमिलरली वेवलेंथ्स की वेलोसिटीज़ के साथ भी इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी, अगर इधर λ1 है तो इधर λ2 है। लेकिन वेवलेंथ और वेव नंबर और वेलोसिटीज़ की आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, हियर इज़ k2 हियर इज़ ऑल्सो k2 एंड इफ हियर इज़ k1 हियर इज़ ऑल्सो k1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप कुछ बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करोगे एंड ऑब्वियसली बाउंड्री कंडीशन हम डिसकंटिन्यूटी पे अप्लाई करते हैं। डिसकंटिन्यूटी इन दी स्ट्रिंग्स इज ऑकरिंग एट z=0, या जहाँ पे नॉट है वहाँ पे आपकी डिसकंटिन्यूटी अकर हो रही है। तो जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है द वेव
should be continuous over the discontinuity as well. Wave should be continuous at naught, that z is equal to 0, the wave should be continuous. जितनी आपकी बिफोर जितनी उस प्लेस से, उस नॉट से पहले जितनी वेव्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू आफ्टर. और जो डिफरेंशियल्स हैं उनका जो उन्हीं वेव्स का जो डिफरेंशियल्स हैं वो भी आपके पास कंटिन्यूस होगा एट नॉट. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने गस कॉम्प्लेक्स वेव ली हुई है. आपने कंप्लीट कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करना है. यू वोंट कंसिडर जस्ट द रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ इट, कंसिडर द होल वेव एज इट इज़. फर्स्ट मैं अपनी बाउंड्री कंडीशन पुट करती हूँ. तो नॉट मेरे पास एट जी इज इक्वल टू ज़ीरो है. तो इट मीन्स कि आपके पास जब जी ज़ीरो है तो बिफोर दैट ज़ीरो एंड आफ्टर दैट ज़ीरो वेव शुड बी कंटिन्यूस. इक्वालिटी है, देखें, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस टी. इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वाली वेव जो है दैट शुड बी इक्वल टू द राइट साइड ऑफ द वेव, लेकिन किस पोजीशन पे? एट ज़ीरो. ठीक है. यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट साइड पे कौन कौन सी वेव्स हैं? लेफ़्ट साइड पे मेरे पास एक इंसिडेंट वेव है, एक रिफ्लेक्टेड वेव है लेफ़्ट साइड पे. राइट साइड पे मेरे पास कौन सी वेव है? जस्ट ट्रांसमिटेड वेव है. तो लेफ़्ट साइड वाली वेव्स इक्वल हो गई है राइट साइड वाली वेव्स की. ठीक है. लेकिन किस पोजीशन पे? एट जेड इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे जी की जगह आप ज़ीरो पुट कर लो. जब जी की जगह मैं ज़ीरो पुट करूँ तो कुछ चीज़ें मेरी वैनिश्ड हो जाएंगी और मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ए आई plus AR is equal to AT. It means amplitude of complex incident amplitude of complex wave plus reflected amplitude of complex waves is equal to transmitted amplitude of complex wave. ठीक है. ये मेरे पास एक रिलेशन आ गई. सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करती हूँ. सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये कि आपके वेव का डिफरेंशियल जो है ना वो भी डिसकंटिन्यूटी पे कंटिन्यूस होना चाहिए. तो मेरे पास डिसकंटिन्यूटी इज एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये जो वेव है एफ, जिसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रही हूँ, इसका अगर आप डिफरेंशियल देते हो, ठीक है, मूव चूँकि जी एक्सिस पे कर रही है तो आप विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशियल देते हो. फंक्शन का मैंने डिफरेंशियल लिया एट जी इज इक्वल टू ज़ीरो. ये दिस शुड बी इक्वल टू फंक्शन का डिफरेंशियल एट जी इज इक्वल टू ज़ीरो बट फ्रॉम द अदर साइड. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अब आप डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लो. क्या करो कि ये क्या है, जो लेफ्ट साइड पे आपकी वेव्स हैं उसका उनका डिफरेंशियल ले लो विद रिस्पेक्ट टू जी. लेफ्ट साइड पे वेव्स क्या मतलब कि आपकी जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है उनका आप कंबाइन डिफरेंशियल ले लो. ठीक है. पार्शियल डिफरेंशियल ले लो. जब मैंने डिफरेंशियल ले लिया तो मेरे पास कुछ ये टर्म आ गई है. ठीक है. जब ये टर्म आ गई है तो इधर आप ज़ीरो जेड इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, ये वाली कंडीशन पुट करेंगे. जब ये कंडीशन पुट करेंगे कुछ चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी, ये और ये चीज़ें मेरे पास वैनिश्ड हो जाएंगी. जस्ट मेरे पास ये रह जाएगी. ये मैंने क्या किया कि लेफ़्ट साइड वाली वेव को मैंने डिफरेंशियल लिया. अब मैं क्या करूँगी, जो राइट साइड वाली वेव है उसका मैंने डिफरेंशियल लेना है. राइट साइड पे मीन्स जेड ज़ीरो की जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पे. तो जब पॉजिटिव साइड पे मेरे पास जस्ट ट्रांसमिटेड वेव है उसका आप डिफरेंशियल ले लो. जब डिफरेंशियल लिए मेरे पास कोई ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ आ गई है, बट आई एम फाइंडिंग इट एट जेड इक्वल टू ज़ीरो. तो आपके जी को ज़ीरो पुट करें, अभी हो जाएगा ये वाली जो वैल्यू है. ठीक है. आपने जो डिफरेंशियल लिया है वेव का एट जी इक्वल टू पॉजिटिव ज़ीरो, वो आप इक्वेट कर लो फंक्शन का डिफरेंशियल एट जी इक्वल टू नेगेटिव ज़ीरो. मीन्स ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वेट कर दो. ठीक है. जब इक्वेट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी. ठीक है. आपके पास सिंपल ये इक्वेशन 10 रह जाएगी. अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से मेरे पास एक सिचुएशन आई है. देखिए, ये मेरे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन से इक्वेशन आई है और ये वाली जो इक्वेशन थी इक्वेशन 6, ये मेरे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से थी. इट्स हियर. ये वाली जो इक्वेशन है ये मेरे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से आई है. तो अब आपने क्या करना है, ये जो ए टी की वैल्यू है ना ये वाली, या इधर पुट कर लो. ए टी की वैल्यू है ना, ए टी की जगह अब ये वैल्यू पुट करो, ए वन प्लस ए आर. ए टी की जगह ये मैंने इधर लिखा भी है. इक्वेशन 6 से आप ए टी की वैल्यू पुट करो. तो देखिए ये चीज़ उसी तरह आयोटा के टू ए टी की जगह आप ए वन एंड ए आर पुट करो, लेकिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है.
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई, थोड़ा सा कुछ रीअरेंज करो तो ए आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। इट मीन्स कि ये मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है उसकी ये वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ A1। ठीक है, अब ये तो मैंने जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका मैंने एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया है। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए सिंपल आप क्या करो, यही वैल्यू, ये जो ए आर की ये वैल्यू वो इस इक्वेशन 6 में पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो ना, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो। देखिए A1 प्लस प्लस ए आर की जगह क्या पुट की, ये सारी चीज़ पुट की, ये सारी चीज़ इधर आई, इक्वल टू 18। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करो मैथमेटिक्स इसमें, तो आपके पास 80 आ जाएगा। और 80 मेरे पास क्या है, 2k1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू ए आई। इट मीन्स कि आपने जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ ए आई फाइंड आउट किया, और आपने ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ ए आई। ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं गैस, इसमें मैंने फेस कांस्टेंट को नहीं कंसिडर किया हुआ, ठीक है, जो सिग्मा था उसको नहीं कंसिडर किया, उसको ज़रा कंसिडर कर लो। तो आप क्या करो कि यहाँ पे भी फेस कांस्टेंट डालो और यहाँ पे भी फेस कांस्टेंट डालो, दोनों साइड पे। सिमिलरली यहाँ पे भी फेस कांस्टेंट डालो और यहाँ पे भी, तो ये दो फॉर्म्स आ जाएंगी। ये वाली जो फॉर्म आएगी, दिस विल बी फॉर reflected amplitude, and here this value will be amplitude of transmitted wave। अच्छा, ये जो वैल्यूज आ रही है गैस, ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आ रही है। देखें k1 माइनस k2, k1 प्लस k2, 2k1, k1 माइनस k1 प्लस, मतलब आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो एम्पलीट्यूड्स हैं इनको आपने इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आपने फाइंड आउट किया। मैं इनको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज़ भी फाइंड करेंगे। तो जो मैं वेलोसिटीज़ और जो वेव नंबर्स का रिलेशन फाइंड कर रही थी ना, एग्जैक्टली वही रिलेशन अब आप इधर पुट कर लें। ठीक है, जब वो रिलेशन आप इधर पुट करोगे तो देखिए k1 डिवाइड बाई k2 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई v1। जहाँ पे k1 है वहाँ पे k2 v2 पुट करें, जहाँ पे k2 है वहाँ v1 पुट करें। इन्वर्स रिलेशन है ना, तो जब आप पुट करोगे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। देखिए k1 माइनस k2, सो इट इज़ v2 माइनस v1, k1 प्लस, तो इट विल बी ऑब्वियसली k1 v1 प्लस v2। अच्छा, ये अब आपके पास फेस कांस्टेंट्स इसमें हैं, ठीक है, जो आपके पास फेस डिफरेंसेस हैं वो हैं आपके पास, मतलब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव इनके बीच में कोई फेस रिलेशन है। कंसिडर कर लो कि वो जो फेस रिलेशन है वो 180 डिग्री का है, पहले आप ये कंसिडर करो। और ये कब होगा 180 डिग्री का, जब आपके पास जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है वो डेंस हो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, या फिर वो हैवी हो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्ट्रिंग। सेकंड जो आपकी स्ट्रिंग है, इफ़ दैट इज़ हैवियर दैन द फर्स्ट स्ट्रिंग, इट मीन्स अगर ये सिचुएशन हो μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, तो ये क्या होगा, बाय दिस रिलेशन v इज इक्वल टू t बाई म्यू नॉट अंडर रूट velocity at first string will be greater than velocity in second string। ठीक है, जब ऐसे होगा इससे क्या होगा कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो इंसिडेंट वेव की 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। सपोज अगर इंसिडेंट वेव जो है वो आपके पास जो फेज डिफरेंस आएगा दोनों में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में, 180 का, तो रिफ्लेक्टेड वेव में आपके पास 180 डिग्री ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास इक्वल हो जाएंगे ट्रांसमिटेड वेव के फेस के साथ या फिर इंसिडेंट वेव की फेस के साथ। इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड वेव का फेस सेम होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो आपके पास उसमें 180 डिग्री ज़्यादा होगी। ठीक है, ये देखिए मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव क्या होती है, माइनस k1 z माइनस ओमेगा t प्लस, यहाँ पे मैंने सिग्मा r नहीं लिखा, मैंने सिग्मा r की जगह लिखा है सिग्मा i माइनस, ये जो है ना इसको मैंने दूसरी साइड पे ले गई हूँ, 180 को दूसरी साइड पे ले जाए ना, यहाँ पे सिग्मा r आता था, सिग्मा r की जगह मैंने सिग्मा i
माइनस पाई लिख दिया, ये 180 डिग्री उस साइड पे आएगा तो माइनस 180 डिग्री हो जाएगा ना। अच्छा, इससे क्या होगा, जब माइनस 180 डिग्री होगा तो जस्ट जो आपका कॉज होगा वो माइनस कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है गर्ल्स, दीज आर मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, ट्राई टू रिकॉल देम। अच्छा, जब ऐसी हालत होगी तो फिर क्या होगा, आपका जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो आपके पास था v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड भी आपके पास इक्वल हो जाएगा v1 माइनस v2 डिवाइड बाई, ऑब्वियसली इसमें तो चेंज नहीं आना, एडिशन है ना, इनटू इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड। और जो ट्रांसमिटेड है उसमें ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब ये तो मैंने कंसिडर किया जब मेरी सेकंड वेव जो है वो थोड़ी सी हैवी हो, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो उसमें 180 डिग्री फेस चेंज आएगा। इट मीन्स कि वो अगर इंसिडेंट वेव एक साइड पे जा रही थी तो रिफ्लेक्टेड उसे, अगर ये हैवी ना होती तो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव, फिर आपकी कोई रिफ्लेक्शन कॉज ना होती, इंसिडेंट वेव फुली ट्रांसमिट हो जाती, ये 180 का फेज डिफरेंस ना आता फिर। ठीक है, अगर हैवी ना होती सेकंड स्ट्रिंग। कंसिडर करो आपकी सेकंड स्ट्रिंग जो है वो एक्सट्रीमली हैवी है, बहुत मैसिव है। जब बहुत मैसिव है तो आपके पास जो है फिर ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं होनी। ठीक है, AT विल बी इक्वल टू 0, AT 0 हो जाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड विल बी टोटली इक्वल टू इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड। सारी की सारी जितनी वेव इंसिडेंट हो रही है वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाएगी। अच्छा, ये कैसे ज़ीरो हो गया ये मैं आपको बताती हूँ। म्यू2 को आप एक्सट्रीमली हैवी करते हो, ये देखो ये म्यू2 है, म्यू है, इसको एक्सट्रीमली हैवी करते हो तो वी आपके पास 0 हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रिंग यहाँ पे देखें ऐसे हो जाएगा ना, इफ़ म्यू2 इज़ एक्सट्रीमली मैसिव देन v2 हमारे पास t डिवाइड बाई म्यू2 हो जाएगा। इसको आप एक्सट्रीम तो v2 विल बी इक्वल टू 0। अब इधर देखें, v2 को 0 करें, v2 को 0 करें तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी ना, AT ख़त्म हो जाएगी। इधर देखें, v2 0 होता भी है तो फिर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, v1 डिवाइड बाई v1 कैंसिल हो जाएगा, AR विल बी इक्वल टू A1, AR विल बी इक्वल टू। ठीक है, ये मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस थी फॉर अ वेव दैट हैज़ बीन इंसिडेंट ऑन सम discontinuity, a part of it has been reflected and a part of it transmitted through the discontinuity. This was the topic. आप प्रॉब्लम जो 9.5 है इसको आप देख लो, ठीक है, एज अ होमवर्क इसको आप ले लो। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।